नमस्कार, एग्जाम टॉप एजुकेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने संघवाद चैप्टर 2 पॉलिटी का क्लास 10th का लेकर हाजिर हुए हैं। तो आइए जो हमने कर दिया था चैप्टर उसके बाद के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने संघवाद के विषय में पढ़ा था कि संघवाद में क्या होता है कि संघवाद में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है ऊपर से नीचे तक। संघवादी व्यवस्था वो सफल होने के क्या कारण हो सकते हैं। देखो, ये तभी सफल हो सकता है जब इसके जो शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा किया जाए विभिन्न स्तरों तक। तो विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होनी चाहिए। यानी कि जो सरकार है, जो सरकार बंटवारा कर रही है और जो शक्तियों का बंटवारा किया जा रहा है, उस पर जो विभिन्न स्तरों की सरकारें यानी कि राज्य स्तर की सरकार और केंद्र स्तर की सरकार, दोनों इस बात पर सहमत होनी चाहिए जो उनको विषय दिए जा रहे हैं जिस पर वो कानून बना सकते हैं। अगर दोनों जो शक्तियाँ हैं, अगर किसी न किसी विषय पर, अगर दोनों के बीच में किसी न किसी विषय पर तनातनी हो गई, यानी कि दोनों ही जो है किसी विषय पर, कानून बनाने के विषय पर अगर लड़ने लग जाते हैं, तो ऐसे में जो है उस देश में संघीय व्यवस्था कायम नहीं की जा सकती। इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए। यानी कि जो सरकारें हैं, एक राज्य स्तर की सरकार है और एक केंद्र स्तर की सरकार है, इन दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या होनी चाहिए, भरोसे वाली भावना होनी चाहिए। यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या कर सके, भरोसा कर सके। वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और जो उनको क्षेत्र दिए गए हैं, यानी कि उनको जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकार क्षेत्रों से वो बाहर ना आए, यानी कि अपनी सीमा वो जानते हो, अपनी सीमा से वो आगे ना आए, अपनी सीमा क्या करते हो, जानते हो। तभी जो है उस देश में संघवाद की स्थापना कर सकते हैं, संघवाद सफल हो सकता है। आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और सहमति। क्या कह रहा है, जहाँ भी एक आदर्श संघवाद होता है तो वहाँ पर ये सारी बातें होती है। कौन कौन सी, कि दोनों सरकारें एक दूसरे पर क्या करेगी, भरोसा करेगी, और दोनों ही सरकारें एक दूसरे के जो विषय जो है उन पर सहमत भी होगी कि आप किस विषय पर कानून बना सकते हैं और दूसरा जो सरकार है वो किस विषय पर कानून बना सकती है। इस बात पर दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में की गई है, यानी किन ऐतिहासिक मूल्यों पर की गई है। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर 2 तरीकों से गठित की जाती है। क्या कह रहा कि जो संघीय शासन की जो व्यवस्था है आमतौर पर 2 तरीके से गठित की जाती है, यानी 2 तरीके से बनाई जाती है। पहला तरीका क्या होता है, पहला तरीका है कि 2 या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित की जाती है। यानी कि क्या कह रहा है कि बहुत सारे जो है राज्य या देश है, पहले कभी रहे होंगे, जैसे कि अमेरिका में हमने देखा था, इन सभी को मिलाकर एक नया देश बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक नया देश बनाया जाता है। ये एक नया देश बन गया और ये उस बड़े देश की क्या हो गई, सीमा हो गई, और उसमें जो छोटे छोटे जो देश थे वो सब मिला दिए गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक बड़ा देश बन गया, तो एक बड़ी इकाई बन गई। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता का साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। मैंने कि 3 देश आपको बताया गया कि एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा स्विट्जरलैंड हो गया, तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये देश ऐसे रहे हैं जिन्होंने जो है छोटे छोटे राज्यों को या छोटे छोटे देशों को एकत्रित करके एक बड़ा देश बनाया है। तो इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है। यानी कि जो इनके अंदर जो देश है छोटे छोटे, जैसे अमेरिका अंदर छोटे छोटे देश है, इनको भी क्या है, समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी कि केंद्र की तुलना में क्या अधिक ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका भी होता है। पहला तरीका हमने देखा कि छोटे छोटे देश मिलते हैं और एक बड़े देश का निर्माण करते हैं, तो उसमें क्या था, शक्तियों को बंटवारा किया जाता है। इसी प्रकार से बोला कि दूसरी तरह का भी होता है कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, जैसा कि भारत में है। क्या है कि भारत में क्या है कि पहले राज्य हुआ करते थे और जो राज्य की विविधताओं से भरे हुए हैं, किससे भरे हुए हैं, विविधताओं से भरे हुए हैं। ठीक है, भारत पहले भी इतनी बड़ी सीमा रहा था और उसके अंदर काफ़ी विभिन्नता वाले क्या रहे थे, राज्य हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे विभिन्नता वाले। तो उनमें क्या किया गया, सत्ता का बंटवारा किया गया। जैसे कि बताया गया भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके कुछ उदाहरण रहे हैं। दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। क्या कह रहा है कि अभी हमने ऊपर देखा कि ऊपर वाली स्थिति में क्या है, जो नीचे वाली जो राज्य होती हैं, राज्य सरकार होती है, वो ज़्यादा ताकतवर होती है किससे, केंद्र की तुलना में। यहाँ पर क्या होता है कि केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है राज्य सरकार की तुलना में।
बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। कौन सी व्यवस्था में? जो दूसरी व्यवस्था जिसमें जैसे कि भारत है, तो राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। क्या कह रहा है कि माना गया था, ऐसा बोला जाता है कि जो राज्य जैसे कि भारत है, भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, यहाँ पर जो है सभी राज्यों को क्या समान अधिकार दिए गए, लेकिन कहीं कहीं देखा गया है कि कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए। जैसे कि हमने देखा था कि 370 के अधीन जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर को एक विशेष अधिकार दिया गया था कि वहाँ पे भी इलेक्शन होंगे, वहाँ पर जो संविधान एक अलग से होगा। ऐसे बिहार को भी दिया गया था, बिहार को भी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, छत्तीसगढ़ उसको भी एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, और ठीक है, ताकि वहाँ का क्षेत्र का विकास हो सके। अधिकार क्षेत्र, अब देखो अधिकार क्षेत्र क्या है? अधिकार क्षेत्र एक ऐसा दायरा जिस पर किसी वैधानिक अधिकार हो, किसी का क्या वैधानिक अधिकार। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आता है अथवा इसके अंदर कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अब बता, भारत में संघीय व्यवस्था क्या? भारत में संघीय व्यवस्था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, संघीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा। एक केंद्र के बीच में होगा, राज्य के बीच में होगा, और फिर किसके बीच में होगा? पंचायत के बीच में, यानी कि स्थानीय शासन जिसे बोलते हैं, ठीक है, या स्थानीय शासन बोलो, पंचायत नहीं, स्थानीय शासन। तो जो सत्ता का जो बंटवारा होता है किस प्रकार से? पहले केंद्र के बाद शक्तियाँ मिल जाएगी राज्यों को, राज्यों को मिलेगी किसको? स्थानीय शासन को मिल जाएगी। केंद्र सरकार जो 100 विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि ये जो है 61 विषयों पर कानून बना सकती है। पहले जो है 66 विषय पर कानून बना सकती थी, लेकिन कुछ विषयों को कम कर दिया गया, ठीक है, और उन कम विषयों को संवर्धित सूची में डाल दिया गया। संवर्धित सूची के विषय में हम देखते हैं, अगर आगे आता है तो उसके विषय में पढ़ेंगे। वैसे मैं बता देता हूँ संवर्धित सूची क्या होती है। संवर्धित सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, ठीक है। इसमें जो है 54 विषय रखे गए हैं। पहले इसमें जो 47 विषय हुआ करते थे, सॉरी, इसमें 52 विषय रखे गए हैं। पहले 47 विषय हुआ करते थे। जो 6 विषय राज्य सूची से निकाले गए थे वो संवर्धित सूची में डाल दिए गए, जिसकी वजह से इनकी संख्या कितनी हुई? 52 हो गई। और संवर्धित सूची में क्या, दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इस विषय पर, संवर्धित सूची पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। लेकिन जब कभी क्या होता है कि दोनों सरकारों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कानून जो बनाए जाते हैं उनमें आपस में मतभेद हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, जो केंद्र है, क्योंकि हमारे देश में जो है केंद्र को ज़्यादा ताकतवर माना गया है, तो केंद्र के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को मान्यता दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जैसा विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। कौन सा? ये संघीय व्यवस्था वाला। हमारे देश में सत्ता के सजारी की व्यवस्था है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त जंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। भारत कब आज़ाद हुआ सबको पता है, ठीक है। तो आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। जैसे ही भारत आज़ाद होता है, भारत के आज़ाद होने के बाद बहुत सारे रजवाड़े जो है कब भारत में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। भारत में विलीन करने का, जो रजवाड़ों को विलीन करने का कार्य दिया गया था किसको? वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, और उन्होंने सफलतापूर्वक बहुत सारे रजवाड़ों को भारत के अंदर मिला लिया था, इसलिए उनको जो है लौह पुरुष कहा गया था। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, यानी कि जो आर्टिकल 1 है उस आर्टिकल 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। हमारी ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया गया था उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। क्या? जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान में जो है जो शासन व्यवस्था है वो 2 स्तर पर बनाई गई है। एक तो संघ सरकार और एक राज्य सरकार। संघ सरकार जिसे हम केंद्र सरकार भी बोल देते हैं, राज्य सरकार को कई बार जो है प्रांतीय सरकार भी बोल दिया जाता है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ के विषय में कानून बनाने का अधिकार होता है, और वही उसका प्रतिनिधित्व जो है करता है। कौन? केंद्र सरकार जो है पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, फिर पंचायत या स्थानीय शासन। इसमें यह शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्था के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। अभी 3 सूचियाँ बताई गई है। देखो संघ सूची जिसमें मैंने बताया था, तो संघ सूची में जो है कितने विषय? 100 विषय दिए गए हैं, जिसमें जो है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले,
बैंकिंग, संचार, मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार का होगा। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की क्या जरूरत है, इसी कारण इस विषय को संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। इसके विषय में राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती, और जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो देश के सभी राज्यों पर लागू भी होंगे। इसी प्रकार से राज्य सूची आती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कितने 100 विषय जिन पर कानून बना सकती है। अभी तो इसमें 1 2 3 4 5 विषय बताए गए, लेकिन अभी और भी विषय हैं। अब इसी प्रकार से राज्य सूची होती है। तो राज्य सूची में जो है कौन कौन से विषय आता है? जैसे पुलिस आती है, व्यापार आता है, वाणिज्य आता है, कृषि आती है, सिंचाई जैसे प्रांतीय स्थानीय विषयों के महत्व हैं। इसमें जो है राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। पहले कभी कितने हुआ करते थे? 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब आज के समय में 61 विषय हैं। इन विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बना सकती है उस राज्य में रहने वाले लोगों के लिए। तो राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब आता है संवर्धित सूची। तो संवर्धित सूची में क्या? शिक्षा, यानी शिक्षा के विषय में कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। इसका एक उदाहरण देखने को मिल सकता है कि देखो, एक तो राज्य सरकार, एक तो देखो NCERT होता है, ठीक है, NCERT, और एक स्टेट बोर्ड होता है। ठीक है, तो ये स्टेट बोर्ड और NCERT यही बताती है कि यह है शिक्षा के विषय में कानून बनाने का अधिकार किस किस को होता है? दोनों को होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। वन मजदूर संघ, विवाह करना, गोद लेने का अधिकार और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं, यानी कि दोनों ही सरकार इस विषय पर कानून बना सकती है। किस पर? गोद लेने के विषय पर, उत्तराधिकार के विषय पर, विवाह के विषय पर। जैसे कि अभी विवाह के विषय पर जो है महिलाओं की जो उम्र को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया है, पहले जो 18 वर्ष थी। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही होता है, लेकिन जब कभी दोनों के बीच में टकराव आता है तो कानून की मान्यता किसको दी जाती है? केंद्र सरकार के विषय में। ये मैंने आपको पहले बता दिया। कभी कभार ऐसे विषय भी आते हैं जो किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, तो ऐसे विषयों को जो है केंद्र सरकार के अधीन रखा गया है। जैसे यहाँ एक सवाल यह उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। मैंने जैसे कि बताया था कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो देखो, जैसे कि बताया गया, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिसमें जो है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थिति के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। यानी कि जैसे कि ये पूर्वी राज्य है, भारत के पूर्वी राज्य, जिसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आते हैं, इनको विशेष दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो विशेष दर्जा देने के कारण भारत का संविधान अनुच्छेद 371 में इनके लिए प्रावधान किए गए हैं, और इसके तहत ये इनको जो है विशेष शक्तियाँ दी गई है, इनको विशेष लाभ मिलते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी सांस्कृतिक, सरकारी सेवा में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। यानी कि ये जो विषय है, इनसे क्या है, इनको विशेष अधिकार दिया गया था। जैसे कि अब ST वाले आते हैं, ST लोग आते हैं, वो इसी में आते हैं। कई बार असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है ST शेड्यूल ट्राइब में माना जाता है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। भारतीय संघ की इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली देश की राजधानी हो गई, जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। क्या कहा गया? कुछ ऐसे जो है शहर या इलाके आते हैं जिनको किसी राज्य में विलीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें बताया गया ऐसे कौन से राज्य बताए गए, ऐसे कौन से क्षेत्र बताए गए? चंडीगढ़ बताया गया, लक्षद्वीप बताया गया, देश की राजधानी दिल्ली को बताया गया। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो इनमें जो है कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। यानी कि इसमें जो सरकार चलती है वो किसकी चलती है? केंद्र सरकार की चलती है।
केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। क्या कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो सरकारों के बीच सत्ता को जो बांटा जाता है, ये हमारे संविधान की क्या है, बुनियाद है। क्या है ये? हमारे संविधान की बुनियाद है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अगर बदलाव किया जाएगा तो अकेले संसद इसका बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए जो सरकार को दोनों सदन, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों आते हैं, तो दोनों में ही बिल को पास करना पड़ेगा। वहाँ से बिल पास होने के बाद इसे जो है देश की जो है लगभग 50% से अधिक जो विधानसभाएं हैं उनमें बिल को पास करवाना होगा, तभी जो है कुछ बदलाव किए जा सकते हैं सरकार द्वारा। तो क्या कह रहा कि अधिकार के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, कितने? 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा। 2/3 बहुमत से पास होने के बाद फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं में उसे मंजूरी जरूरी होती है। यानी कि संसद के जो दो हिस्से हैं, कौन सा? राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में जो है 2/3 बहुमत से पास होगा। 2/3 बहुमत से पास होने के बाद फिर जो है कम से कम आधे राज्यों, मैंने बोला 50% से अधिक राज्यों में इसे पास करवाना जरूरी है। अगर वहाँ पास होता है तभी जो है केंद्र सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो उनके अधिकार क्षेत्रों को कम करता है। किनके? राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों को कम करता है या बढ़ाता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानून के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या कह रहा है कि जो न्यायपालिका है, देश में जो न्यायपालिका है, वो कानूनों के क्रियान्वयन और संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद अगर हो जाता है तो जो न्यायपालिका होती है, हमारे जो देश की सुप्रीम कोर्ट है, वो उस विषय में विवाद का निपटारा करती है। यह आर्टिकल नंबर 131 में आता है। संविधान का आर्टिकल नंबर या संविधान का अनुच्छेद कितना? 131, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो दो राज्यों या केंद्र सरकार और राज्य के बीच में जो झगड़ा होता है या विवाद होता है उसका फैसला करती है। फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार है। क्या कह रहा है कि फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। किसके पास? ये न्यायपालिका के पास है। इन विषयों पर यह क्या है, इन विषयों पर फैसला करती है केंद्र सरकार। तो ये हमारा संघवाद का दूसरा पार्ट हुआ था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और बेल का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।